हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे सभी को। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दीप कृतिक स्टडी पॉइंट। माय नेम इज नागेश्वर कुमावत एंड फाइनली वी हैव कंप्लीटेड अवर फर्स्ट चैप्टर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड चैप्टर। द नेम ऑफ चैप्टर इज कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। अपने आप में बहुत जबरदस्त चैप्टर है, अच्छे खासे डेरिवेशन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स है ना। बिना किसी टेंशन के तुम्हारे भाई के साथ मिलके तुम भी कंप्लीट करोगे। पर बेटा आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम लोगों से शेयर करना चाहूंगा, है ना, क्योंकि तुम्हारी क्लास 11th को पढ़े हुए तो तुमको 200-500 साल तो हो गए होंगे, है ना। सो क्या होता है ना कि इतने टाइम पे तुम बहुत सारी चीजें भूल भी जाते हो, ठीक है। सो जब भी हम लोग पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं तो हमें एक फिजिकल टर्म है जिसके बारे में थोड़ा नॉलेज रखना रहता है, जो तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा। आई होप तुम लोगों ने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, जहां तक मुझे पता है। पढ़ा है क्या इसके बारे में, कुछ जानते हो क्या इसके बारे में? बोले हाँ सर जानते तो हैं, है ना, रोज मम्मी और पापा यही तो करवाते हैं हमसे, ठीक है। सो मैं इनफैक्ट ऐसा बोलूं कि तुम्हारा 11th क्लास से भी पहले, है ना, मैं तुमको थोड़ा बेसिक 9th क्लास में लेके जाऊं, है ना, तो तुमको ये चीज समझ में आए। अच्छा, आज जो मैं तुमको पढ़ाने वाला हूं, है ना, ये कम से कम इस चैप्टर में तुमको 7 to 8 टाइम्स रिपीट होगा, है ना। सो आज तुम्हारे लिए मैं कर देता हूं, इसके बाद ये काम हमेशा तुमको करना रहेगा। सो सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं वर्क की, ठीक है। अब ये जो फिजिक्स वाला वर्क है ये वो वर्क नहीं है जो हम लोग जैसे नॉर्मली हमारी डेली लाइफ में करते हैं ना, उससे थोड़ा सा अलग है ना। तभी तो मम्मी तुमसे बहुत सी बार काम करवा लेती है और साथ में ये बोल देती है कि तुमने तो कुछ काम ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि मम्मी फिजिक्स पढ़ी हुई है ना, तुमको फिजिक्स आती नहीं है, ठीक है। सो मम्मी फिजिक्स के हिसाब से बिल्कुल सही है। देखेंगे हम लोग कि तुम्हारी इतनी सारी मेहनत के बाद भी, है ना, तुम्हारी नजर में जो काम है ना वो एक्चुअल में फिजिक्स में देखा जाए तो 0 है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो देखो बेटा, क्लास 9th में अगर मैं तुमको लेके जाऊं, है ना बच्चा पार्टी, सो क्लास 9th में तुमने वर्क के बारे में ये पढ़ा होगा, एक छोटा सा फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा कि वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसा तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा। पढ़ा था क्या? बोले हाँ सर पढ़ा था। अब अगर मान लो, है ना, तुम्हारा वर्क, ठीक है, अगर कभी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लग रहा हो तो तुम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर देते। बट मान लो कभी जैसे कोई तुम्हारा ब्रदर है ना, वो मस्त तुम्हारा ब्रदर जो है ना, वो एक कार्ट जो है, एक गाड़ी बोल सकते हो, है ना, ये कोई उसकी अच्छी सी गाड़ी है, मान लो ये उसकी गाड़ी है, ठीक है। अब तुम जो है मेरी ड्राइंग के मजे मत लेना, है ना, ये जो गाड़ी है ना, इसको अच्छे से खींच के लेके जा रहा है ना, ये तुम्हारा ब्रदर है ना, और इस गाड़ी को अच्छे से खींच के लेके जा रहा है ना। अब यहाँ पे, है ना, वो जो फोर्स लगा रहा है बेटा वो एक पर्टिकुलर एंगल पे लगा रहा है ना, वो ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो इस केस में तुम लोग एक फॉर्मूला यूज करते थे, वो होता था तुम्हारा W इज इक्वल्स टू FS cos थीटा। बोलो कुछ याद आया क्या? बोले हाँ सर याद आया। क्लियर है ना। सो अब ये तो थी तुम्हारी 9th की कहानी। अच्छा, वर्क के कुछ टाइप भी होते हैं, है ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क। अगर हम लोग वर्क के बारे में बात करें तो हमारे 3 तरीके के वर्क होते हैं ना। एक होता है आप लोगों का पॉजिटिव वर्क, ठीक है। पॉजिटिव वर्क हम लोग कब बोलते हैं, है ना, पॉजिटिव वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा होता है हम लोगों का नेगेटिव वर्क और तीसरा होता है हम लोगों का जीरो वर्क, है ना। तो चलो सबसे पहले मैं तुमको यही बता दूं, है ना, क्योंकि मैंने कहा ना भूली बिसरी यादें हैं, है ना, भूल गए होंगे इतने टाइम से। सो लेट्स सी कि तुम्हारा ये जो तीनों टाइप का वर्क होता है, कब कब कौन सी कंडीशन में हम किसको पॉजिटिव वर्क बोलेंगे, किसको नेगेटिव बोलेंगे, किसको जीरो वर्क बोलेंगे, थोड़ा सा, है ना, एक आइडिया ले लेते हैं हम लोग कि कहाँ पे क्या होता है। अच्छा, तुम लोगों को कैमरा बीच में आ रहा होगा, है ना, थोड़ी देर के लिए मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुमको दिखानी है ना। ये कार वाले को मैं थोड़ा छोटा कर दूं, दिल पे मत लो, है ना। आप दिख गया तुम्हारा छोटा भैया? हाँ बोले कंफर्म है, चलिए क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं पॉजिटिव वर्क की बेटा, है ना, अगर मैं सबसे पहले वर्क के देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क, है ना, तो सबसे पहले मैं कौन से वाले वर्क के बारे में बात कर रहा हूं? पॉजिटिव वर्क के बारे में, ठीक है। पता है क्या, आइडिया आएगा किसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क? देखो क्या होता है बेटा कि जब तुम्हारा फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है ना, और उसी डायरेक्शन में अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो जाए, है ना, तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्प्ले
हो जाए तो उसे बोला जाता है पॉजिटिव वर्क, है ना। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये देखो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये मेरे पास बॉल है, ठीक है, ये मेरे पास बॉल है। अब ये बॉल को, है ना, मैंने फोर्स किधर लगाया, ऊपर की साइड, है ना, और ये डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हुआ, ऊपर की साइड, ठीक है। या फिर मान लो कि मेरे पास, है ना, ये एक जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये बॉल यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, ये बॉल यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। अब ये बॉल पे, है ना, कैमरा क्लियर है, विजिबल है, ओके, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने इस वाली बॉल पे, है ना, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ठीक है। अब मैं फोर्स भी इधर लगा रहा हूँ, है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो इस टाइप के वर्क को हमेशा क्या बोला जाता है मेरा बेटा, मेरा पॉजिटिव वर्क, है ना। और ध्यान रखिएगा पॉजिटिव वर्क में जो आप लोगों का एंगल होता है ना, वो हमेशा 0 डिग्री होता है ना, दोनों के बीच में, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा कितना होता है बेटा, 0 डिग्री होता है, ओके। और आप ऐसा भी बोल सकते हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब आप लोगों का थीटा का वैल्यू लेस देन 90 हो, है ना, कैसा हो बेटा, लेस देन 90 हो, तो आप लोगों का कौन सा वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। आई होप क्लियर है। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग नेगेटिव वर्क के बारे में, है ना। ये रहा आप लोगों का नेगेटिव वर्क, ठीक है। अब नेगेटिव वर्क क्या होता है भैया, तो देखो नेगेटिव वर्क में क्या होता है ना, कि तुम फोर्स तो लगाते हो एक डायरेक्शन में, है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है उसके एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, है ना। तो वहां पे जो तुम्हारा थीटा होता है वो होता है बेटा 180 डिग्री। कितना होता है तुम्हारा थीटा, 180 डिग्री, है ना। तो ये तुम्हारा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, है ना, 180 डिग्री हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री हो, देन इट इज नोन एज नेगेटिव वर्क। कैसे सर, तो देखो यहाँ पे ये बॉल है ना। अब इस बॉल को अगर मैं ऐसे लेके जाऊं, है ना, बात थोड़ा समझना, अगर इस बॉल को मैं ऐसे ऊपर लेके जाऊं, है ना, तो बताओ मुझे ग्रेविटी के अगर कॉन्सेप्ट में बात करूं तो ग्रेविटी इसके ऊपर किधर फोर्स लगा रही होगी, नीचे की तरफ, है ना। फोर्स किधर लग रहा है ग्रेविटी का, नीचे की तरफ, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, ऊपर की तरफ, है ना। तो ग्रेविटी के केस में ये जो वर्क होगा दैट इज नोन एज नेगेटिव वर्क। इज इट क्लियर, बात समझ में आया, है ना। जैसे मान लो कोई वेट लिफ्टर है ना, अब वो वेट लिफ्ट उठाने वाला जो है ना, वो अगर उसको ऊपर की डायरेक्शन में उठाता है ना, तो यहाँ पे अगर उस पर्सन का वर्क देखा जाए, है ना, तो उसने फोर्स किधर लगाया, ऊपर की साइड। आप लोगों का जो वेट लिफ्ट था वो भी किधर गया, ऊपर की साइड। तो पर्सन के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो वो हुआ तुम्हारा पॉजिटिव वर्क। लेकिन वहीं अगर हम लोग ग्रेविटी के केस में देखें, है ना, तो देखो ग्रेविटी हर चीज को किधर की साइड खींचती है, नीचे, है ना, लेकिन वहां पे डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ, ऊपर, ठीक है। सो दैट इज नोन एज, दैट इज कंसीडर एज नेगेटिव वर्क। आई होप यहां तक की कहानी तुमको समझ में आई होगी। बोले सर बिल्कुल। अच्छा, एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे जो होता है वो थीटा डिग्री इज इक्वल्स टू थीटा ग्रेटर देन 90 हो, है ना, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कौन सा हुआ, आप लोगों का नेगेटिव वर्क होगा, है ना। अब एक आखिरी वर्क के बारे में हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, है ना। कौन सा वाला है तुम्हारा, जीरो वर्क, है ना। बोले कि सर ये भी कोई वर्क होता है क्या, डेफिनेटली तुमने जो है 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। एक होता है तुम्हारा जीरो वर्क, है ना। भैया जीरो वर्क कब होता है ना, जीरो वर्क का मतलब ये कि जब तुम्हारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, है ना। मान लो तुम्हारा जो फोर्स है ना, वो लग रहा है इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है, और जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है वो इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, है ना। सो यहाँ पे जब तुम्हारा थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, है ना बेटा, थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो, 90 डिग्री हो, है ना। सो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि हमने क्या किया, जीरो वर्क किया। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मान लो मम्मी ने तुमसे बोला, है ना, कि जा पानी भर के ला, है ना। मम्मी ने क्या बोला तुमसे कि जा पानी भर के ला, है ना, और तुम लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ, है ना, बकेट उठाई, है ना, बड़ी मेहनत के साथ बकेट उठा के, ठीक है, क्या किया तुमने, पूरी की पूरी पानी की टंकी भर डाली। क्या किया तुमने, पूरी की पूरी पानी की टंकी भर डाली। बाकी मम्मी ने, है ना, शाम को पापा के आते से ही, है ना, जैसे ही बात हुई तो मम्मी ने बोला कि आज तो इसने दिन भर में कुछ भी काम नहीं किया, है ना। पता है मम्मी ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि देखो तुम फोर्स लगा रहे थे बाल्टी को उठाने में किधर की साइड, अपवर्ड, है ना, लेकिन तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था वो किधर हो रहा था, इस डायरेक्शन में। तो बताओ तुम दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री, है ना। इस वजह से मम्मी बिल्कुल झूठ नहीं बोलती है, क्यों, क्योंकि मम्मी ने फिजिक्स पढ़ रखी है, ठीक है। सो यहाँ के केस में जो तुम्हारा वर्क होगा वो कितना होगा बेटा, 0 डिग्री। आई थिंक तुम्हारा वो वाला चला गया है कैमरे के पीछे, जस्ट अ मिनट,
मैं इसको थोड़ा सा साइड कर दूं, थोड़ा सा साइड कर दूं, ये चीज़ जो है, 1 मिनट है बेटा, जस्ट अ मिनट, ओके। इसको यहाँ ले लिया जाए और इसे यहाँ ले लिया जाए। चलिए, सो आई होप जो है ये तुम्हारा बाल्टी या बकेट उठाने का डायरेक्शन था, है ना, और ये तुम्हारा चलने का डायरेक्शन था। तो इस केस में तुम दोनों के बीच में जो एंगल था बेटा, वो कितना था, वो तुम्हारा था 90 डिग्री एंगल। चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग हमारे फाइनली 11th क्लास के कॉन्सेप्ट पे, है ना, जो कि अभी हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, सो अगर मैं बात करूं 11th क्लास की, तो अब मेरे बच्चे अच्छे बड़े हो गए, है ना, अब तो छोटी मोटी चीजें तो बहुत अच्छे से समझते हैं। तो बस इसी उम्मीद के साथ, है ना, मैं एक नया कॉन्सेप्ट जो है ना, ऑलरेडी तुम लोगों ने किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट तुम लोगों के बीच में अगर देखें, सो तुम्हारा जो वर्क होता है बेटा, है ना, जो तुम्हारा वर्क होता है, कैमरा विजिबल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऑडियो क्लियर है, बोले यस सर कंप्लीट है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे 11th क्लास के बारे में, है ना। तो 11th क्लास में तुम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा होगा, है ना। कैसे पढ़ा होगा, अभी तुमने देखा कि भैया जो तुम्हारा वर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा के बराबर। और तुमको ये तो पता है कि कॉस थीटा जब हम लोग हटाते हैं, है ना, कॉस थीटा जब हम लोग हटाते हैं, है ना, तो इसको लिखा जा सकता है आप लोगों का, अरे यार ये मॉनिटर भी ना कभी कभी पगला जाता है सीरियसली। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा जो वर्क होगा, इट कैन बी रिटन एज एफ डॉट, ओके, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ऐसा लिख सकते, पता है तुमको, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे तुम लोगों को पता है कि ये जो फोर्स है ना बेटा, फोर्स जब भी तुमको, अभी के केस में जब भी तुमको ये पूछा जाए ना कि वर्क कैलकुलेट करो, है ना, तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ऑन विच फोर्स, है ना, कि भैया कौन से फोर्स पे हमको जो है वर्क कैलकुलेट करना है ना। तो ये जो फोर्स है ना बेटा, ये है तुम्हारा मैग्नीट्यूड, क्या है बच्चा पार्टी, ये है तुम्हारा मैग्नीट्यूड, है ना। और ये जो तुम एस वेक्टर देख रहे हो, है ना, अभी यहाँ पे मैं तुम्हारा इसकी जगह, वैसे ये क्या है, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोला जाता है बेटा आप लोगों का, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है ना बच्चा पार्टी। पर यहाँ पे अब के केस में मैं इसे एस यूज ना करके, है ना, मैं एस यूज ना करके यहाँ पे बेटा डी आर वेक्टर यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा बच्चा पार्टी, डी आर वेक्टर यूज करूंगा, है ना। डी आर वेक्टर जस्ट इट इज नोन एज आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। ये जो एस की जगह, है ना, ये जो एस की जगह मैं आप लोगों का डी आर वेक्टर यूज करूंगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अभी के केस में आप लोग जो है इसको कुछ ऐसा लिखा हुआ देखोगे, है ना, W इज इक्वल्स टू क्या देखोगे आप, F डॉट डी आर, ऐसा कुछ आप लोग लिखा हुआ देखोगे, है ना। तो आई डोंट थिंक सो कि ये चीज तुम्हारे लिए नई होगी, है ना, कोई नई वाली बात नहीं है। बस मैंने कैसे किसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, इसके बारे में तुमको थोड़ा सा नॉलेज दिया है, क्लियर है ना। अब अगर मान लो, है ना, अब जो मैं तुमको चीज डिस्कस करने वाला हूं, है ना, वो तुमको कम से कम रिपीट करना है 6 to 7 to 8 टाइम्स तुम्हारे इस पूरे चैप्टर में, है ना। सो एक बार में हम लोगों को बहुत अच्छे से सीखना है, ठीक है। अब देखो ये तुमको पता है कि फोर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है कांस्टेंट फोर्स, है ना, और एक होता है वेरिएबल फोर्स। अब ये क्या कांस्टेंट फोर्स और कौन सा वेरिएबल फोर्स, है ना। अगर मैं बात करूं वेरिएबल फोर्स के बारे में, अगर मैं बात करूं वेरिएबल फोर्स के बारे में, तो वेरिएबल फोर्स जो है अगर तुमको निकालना है ना, वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या हुआ, है ना। देखो कांस्टेंट फोर्स का मतलब तो ये है, सीधी सी बात, कि जैसे कहीं पे, है ना, जैसे कोई एक ब्लॉक है ना, उसको खिसकाने में 5 न्यूटन का फोर्स तुमने लगाया, है ना, और वो 1 मीटर खिसक गया, तो तुम्हारा वर्क जो है कितना हो गया, 5 × 1 5 जूल, है ना। लेकिन वेरिएबल फोर्स के केस में क्या होता है, वेरिएबल फोर्स के केस में ऐसा कुछ होता है बच्चा पार्टी कि जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस है ना, देख पा रहे हो क्या तुम लोग, मेरे पास यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ये देखो ये मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, आई होप जो है विजिबल है, ओके फाइन, है ना। अब ये दोनों मेरे पास क्या है बेटा, पॉइंट चार्जेस हैं, है ना, और ये एक दूसरे से, है ना, कुछ डिस्टेंस पे रखे होंगे, लेट इट बी R1, है ना। ये जो है ये जिस डिस्टेंस पे रखे हुए हैं उसको बोल दिया मैंने R1। क्या डिस्टेंस बोल दिया बेटा उसको मैंने, R1 बोल दिया। अरे टिक जा,
ओके फाइन, है ना। तो अभी जो ये जिस सिचुएशन पे रखे हुए हैं, है ना, उसको बोला मैंने R1, ठीक है। आई होप अभी क्लियर होगा, है ना। अरे यार ये भी है ना, जस्ट मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो अभी, है ना, इन दोनों के बीच में जो इनिशियल सेपरेशन है वो कितना है बेटा, R1, है ना। और ये दोनों के दोनों जो है वो पॉइंट चार्ज है। क्या है बच्चा पार्टी, दोनों के दोनों पॉइंट चार्ज है, और इनकी साइज जो है ना, वो तुम्हारा माइंड इतना ही मानो, है ना, कि ये कैसे है, बिल्कुल पॉइंट चार्ज है, ठीक है। जो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में है ना, इनका साइज जो है वो बहुत छोटा है। ऐसे क्लियर बात समझ में आई। तो अभी के केस में ये दोनों R1 डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, एग्री करते हो, बोले हाँ। अगर अब मुझे इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ा के मान लो R1 पॉइंट से, है ना, जैसे मान लो ये R1 है ना। अब अगर मैं इसको खिसका के किसी दूसरी पोजीशन R2 पे लेके जाना चाहता हूं, है ना, तो बताओ यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया कि नहीं लगाया, बोले सर बिल्कुल लगाया, है ना। और फोर्स लगाने पे आपका R1 से R2 का जो है वो डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे, है ना बेटा, जैसे जैसे क्या हो रहा है कि मैं इसको दूर लेके जा रहा हूं ना, दूर लेके जा रहा हूं ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है ना। तो जब आप लोगों का वैल्यू जो है वो बार बार बदलती रहे, है ना, तो उस केस में हम लोग, ठीक है, आप लोगों का जो वर्क कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो आप लोगों का W इज इक्वल टू Fs ना यूज करके हम लोग इसकी इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसे बोला जाता है आप लोगों का dW, है ना, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dr, है ना। ध्यान रखिएगा, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कब यूज करना है ये, जब हम लोग किस टाइप के फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग वेरिएबल फोर्स के बारे में। सो यहां तक की कहानी क्लियर है ना। तो मैं तुमको एक खूबसूरत डेरिवेशन की हेल्प से, है ना, मैं तुमको कैलकुलेट करके दिखाऊं कि मान लो मेरे पास में ये दो पॉइंट चार्जेस है बेटा, है ना, ये दो पॉइंट चार्जेस है, ठीक है। और इन पॉइंट चार्जेस के बीच की इनिशियल जो डिस्टेंस है वो R1 है ना। और अब मैंने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कर दिया R2, ठीक है। तो ये R1 से R2 करने में मुझे कुछ फोर्स लगा होगा, है ना, मैंने कुछ फोर्स अप्लाई किया होगा, और मेरे फोर्स अप्लाई करने से यहां पे डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। तो इस केस में मैं वर्क को कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, नाउ वी विल सी दैट। ओके, सो लेट्स गो फॉर दैट। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का, है ना, पहला डेरिवेशन। सो यहां पे, है ना, अब थोड़ा सा कैमरे की साइज को छोटा कर लिया जाए, है ना, क्योंकि आप लोगों का जो मेन काम था वो हो गया है। सॉरी। सो अभी मैं 1 मिनट के लिए, है ना, इसको थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर लूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। जस्ट अ मिनट बच्चा पार्टी, 1 मिनट बस, है ना, इसको थोड़ा सा छोटा किया। अभी क्लियर है, चलिए। सो अब हम लोग बात करते हैं, है ना। तो क्या कहानी कह रहा था मैं तुमसे ये बोल रहा था कि जैसे मान लो मेरे पास में, है ना, ये एक +Q चार्ज है बेटा, ठीक है। ये जो है ना, ये क्या है, ये एक +Q चार्ज है ना भाई। और इससे R1 डिस्टेंस पे, है ना बेटा, इससे R1 डिस्टेंस पे, है ना, मेरे पास एक Q0 चार्ज रखा हुआ है, ठीक है बेटा। क्या रखा हुआ है मेरे पास, एक Q0 चार्ज रखा हुआ है ना। टेस्ट चार्ज बोल सकते हो आप इसको, है ना, या फिर पॉइंट चार्ज बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ा के, है ना, इसे एक नई डिस्टेंस पे लेके जाना चाहता हूं, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है मेरी, है ना, ये जो डिस्टेंस है पहले R1 था, है ना, और अब मैं इसको कहां पे लेके जाना चाहता हूं बेटा, अब मैं इसको जो है R2 डिस्टेंस पे लेके जाना चाहता हूं। मतलब मान लो कि ये पहले की जो डिस्टेंस थी वो आप लोगों की R1 थी, है ना, और अब की जो डिस्टेंस है बच्चा पार्टी, अब की जो डिस्टेंस है वो मैंने क्या बोल दिया, R2 डिस्टेंस बोल दिया। बोलो इतनी कहानी समझ में आई क्या, बोले हाँ सर बिल्कुल समझ में आई। अब देखो, जैसा कि मैंने तुम लोगों को अभी बताया, है ना, कि ये जो पॉइंट चार्ज है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसा तो है नहीं, है ना, कि मैं चार्ज को उठा के और शिफ्ट कर दूं कहीं पे, है ना, नहीं तो क्यों, क्योंकि मुझे चार्ज को इस कंडीशन में लेके जाना है, इस कंडीशन में लेके जाना है कि वो मतलब वो उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़नी चाहिए, है ना, क्योंकि अगर वेलोसिटी बढ़ी तो आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, है ना। सो अब मैं यहाँ पे इसको कैसे कैलकुलेट करूं, है ना, कैसे इसकी जो है कैलकुलेशन कर सकता हूं। तो देखो, मान लो कि मैं जब इसे R1 से, है ना, R2 डिस्टेंस पे लेके जाता हूं,
समझना बात को, है ना। जब मैं ये इस पॉइंट को R1 से R2 डिस्टेंस पे लेके जाता हूं तो क्या बेटा, जैसे ये वाला जो था ये आप लोगों का +Q चार्ज था, है ना। अब ये आप लोगों का R1 था। अब यहां पे R2 पे लेके जाने से पहले कहीं ना कहीं, है ना, कोई एक पॉइंट रहा हो गया, क्या लेट इट भी, मैं उस पॉइंट को बोल दूं R, है ना। मतलब R1 से ये यहां से यहां तक लेके जाने में कोई एक पॉइंट ले लो बीच में, जैसे ये वाला एक पॉइंट ले लिया मैंने बीच में, है ना। तो इस वाले पॉइंट को क्या बोल दिया मैंने, R पॉइंट बोल दिया, है ना। तो बताओ ये वाले चार्ज को, है ना, मैं इस वाले पॉइंट तक जब लेके जाऊंगा, R2 तक लेके जाऊंगा, तो बीच में कहीं पॉइंट मुझे R मिलेगा क्या? बोले हाँ सर मिलेगा, तो सही, है ना। तो क्या मैं, है ना, ऐसा बोल सकता हूं क्या कि मान लो ये तुम्हारा पॉइंट था R1, है ना, थोड़ा बात को समझने की कोशिश करना, है ना। ये वाला पॉइंट था तुम्हारा R1। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको R डिस्टेंस तक शिफ्ट किया, है ना। अब यहां पे जब मैंने इसको R डिस्टेंस पे शिफ्ट किया तो मैंने, है ना, इसको बहुत ही स्मॉल, है ना, बहुत ही, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि कांस्टेंट स्पीड ऑफ फोर्स से इसको खिसकाया ताकि इसमें वेलोसिटी क्रिएट ना हो, है ना। मतलब ये ऐसा रहे कि हाँ ये रेस्ट पोजीशन में, भैया रेस्ट पोजीशन में तभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्लाई होगा, है ना। तो मान लो मैंने ना, मतलब इसको सिर्फ एक स्मॉल डिस्टेंस से खिसकाया, है ना, वो डिस्टेंस बोल दिया मैंने dr। क्या बोल दिया मैंने, डिस्टेंस, उस स्मॉल डिस्टेंस को जो है मैंने क्या बोल दिया बेटा, dr बोल दिया। इज इट क्लियर? ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं है ना भैया। मैंने क्या करा, मैंने उस चार्ज को, है ना भैया, ये वाला जो था ना, ये तो भैया खिसका हुआ नहीं है ना, इसको तो पकड़ के रखा हुआ एक जगह ना। अब ये जो Q0 था, है ना, मैं इसको बिल्कुल धीरे 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 खिसकाया। और कितना खिसकाया मैंने इसको, सिर्फ dr डिस्टेंस खिसकाया। कितना खिसकाया, dr डिस्टेंस खिसकाया। और इतना खिसकाया कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स डिस्टर्ब ना हो, है ना। अब आप लोगों को पता है कि अगर दो चार्जेस मेरे पास हैं, अगर दो चार्जेस मेरे पास हैं तो उनके बीच, है ना, का जो फोर्स है वो मैं कौन से अंकल की हेल्प से कैलकुलेट कर सकता हूं? कूलॉम अंकल की हेल्प से कैलकुलेट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? बोले हाँ सर बिल्कुल कर सकते हो। सो यहां पे बेटा, है ना, यहाँ पे मान लो कि एक नई स्लाइड मुझे इंसर्ट करनी पड़ेगी, है ना। तो ये वाली कहानी तुमको समझ में आई। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ इसे देखना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे, है ना, मैं वर्क कैलकुलेट करना चाहता हूँ। अब भैया देखो मैंने क्या किया, इसको एक छोटी सी डिस्टेंस के लिए dr डिस्टेंस पे शिफ्ट किया, है ना। तो वर्क भी छोटा सा ही लेना पड़ेगा मुझे, है ना। तो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल वर्क कैलकुलेट किया, है ना, या फिर स्मॉल वर्क किया। कब किया? जब मैंने इस पे फोर्स लगाया कुछ, है ना, और इसको एक स्मॉल डिस्टेंस dr पे शिफ्ट किया, है ना। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, है ना, तो फाइनली मुझे अगर इसका नेटवर्क निकालना है, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है भैया कि अगर मुझे नेटवर्क निकालना है ना बेटा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। नेटवर्क निकालना है तो आपको पता है कि जब भी हम लोगों को ऐसे केस में नेटवर्क निकालना है तो जो छोटे 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 हम लोग फ्रैक्शन में, है ना, जो वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं ना, उन सब को जोड़ दो। और कौन सी मेथड से जोड़ो? इंटीग्रेशन की मेथड से जोड़ो, तो आप लोगों को नेटवर्क आ जाएगा, है ना। सो अगर मुझे नेटवर्क निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि मैं इधर, है ना, और इधर दोनों साइड में क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं अगर इसको, तो मेरा नेटवर्क आ जाएगा। बोले एग्री करते हो कि नहीं करते हो? बोले हाँ सर एग्री करते हैं, है ना। अब यहाँ पे वर्क, स्टार्टिंग वर्क था मान लो 0, है ना, उसे मैंने कहां तक जो है मेरा नेटवर्क था W, वो किया। और यहाँ पे कहां से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, मैं उसको R1 से, कहां से लेके जाना चाहता हूं उसको R1 से, और कहां पे लेके जाना चाहता हूं R2 पे, है ना। तो क्या ये वाली कहानी आप लोगों को समझ में आई क्या? बोलो फटाफट जल्दी से हाँ करो और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे कि हाँ सर यहां तक की पूरी कहानी हम लोगों को क्लियर है ना। सो ये मैं इसको, है ना, इसको क्या किया मैंने, R1 से मैं भैया इसको R2 तक लेके गया, है ना, फोर्स लगाया मैंने। और इसमें जो, है ना, इसमें जो मैंने, है ना, स्मॉल डिस्टेंस पे फोर्स लगा के, है ना, जो वर्क किया, तो मैं कहां तक इसको लेके जा पाया, dr तक। इतनी कहानी क्लियर है। अच्छा अब तुम ही बताओ कि दो चार्जेस है मेरे पास, यहाँ पे दो चार्जेस है कि नहीं है? एक तो भैया ये मेरे पास ये वाला चार्ज है ना Q, और एक मेरे पास Q0। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मैं कूलॉम्स लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकता हूं कि? बोले हाँ सर कर तो सकते हो। तो यानी कि यहाँ पे, है ना, जो F है बेटा मेरा, है ना, देखो ये dW तो आप लोगों का W हो जाएगा, है ना, आप लोग इसकी वैल्यू रखोगे 0 to W, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं इस F की जो है, जस्ट अ मिनट, ये फिर गुस्सा हो गया मॉनिटर, हाँ ठीक है।
है ना। अब यहाँ पे मेरा R1 से R2 तक है ना। अब बताओ आप इन दोनों के बीच में फोर्स जो है वो क्या होगा बेटा, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बोले सर बिल्कुल होगा। और ये हो गया आप लोगों का डी आर, है ना। अच्छा एक छोटी सी चीज़ और, है ना, एक छोटी सी चीज़ और, इसको कैलकुलेट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ और बता दूं मैं। अच्छा इन दोनों के बीच में जब तुम ये वाला डॉट हटाओगे, है ना, तो भैया तुम इसको एफ डी आर, है ना, कॉस थीटा लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बोले सर बिल्कुल लिखेंगे। और जो तुम्हारा थीटा का वैल्यू है ना, अभी इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, है ना। ये हो गया तुम्हारा डी डब्ल्यू, अरे क्या है ना, ये हो गया तुम्हारा डी डब्ल्यू, अरे भगवान, है ना, डी डब्ल्यू, ठीक है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डी डब्ल्यू, ओके। और यहाँ पे है ना मेरे पास थीटा इज इक्वल्स टू कितना है, 0 डिग्री, है ना। मान लो मेरे पास ये जो है थीटा इज इक्वल्स टू कितना है, 0 डिग्री। क्यों है 0 डिग्री, क्योंकि देखो मैं जो है ना इसको ये वाली डायरेक्शन में लेके गया, है ना भैया, मैं इसको अलोंग द लाइन लेके गया है कि नहीं गया। अब देखो ये दोनों थे आप लोगों के पॉजिटिव चार्ज, मान लो प्लस चार्ज है ना। अब ये दोनों के दोनों जो है ना, वो क्या हुआ बेटा, वो दोनों के दोनों चार्जेस जो है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। और मैंने भी क्या किया, इसको इसी वाले डायरेक्शन में जो है फोर्स लगाया, है ना, मतलब इसको दूर किया, है ना। तो इस केस में इसका जो एंगल बना वो 0 डिग्री बना कि नहीं बना। और तुम लोगों को पता है कि यहाँ पे है ना डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, है ना, अगर मैं इसको R1 से R2 तक लिखूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा एफ डी आर, हो जाएगा क्या, बोले हाँ सर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। अब आ जाओ, अगर मैं यहाँ पे 0 टू W, है ना, डी डब्ल्यू अगर बात करूँ R1 से R2 तक, अब तुम्हारा जो फोर्स होता है उसका क्या वैल्यू होता है बेटा, के Q1 क्यू नॉट, मतलब इसको अभी क्यू लिखे अपन, है ना, अपॉन आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, बोले सर बिल्कुल होगा। ये हो गया तुम्हारा डी आर, है ना। अब बताओ तुम उसको इंटीग्रेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बोले सर बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। अब तो हम लोग उस स्टेज पे आ गए कि हम लोग इसको क्या कर पाएंगे, इंटीग्रेट कर पाएंगे। सो यहाँ पे है ना हम लोग अगर इसको इंटीग्रेट करें तो देखो ये तो हो जाएगा तुम्हारा W, है ना, ये हो गया 0 टू W, है ना। और यहाँ पे जो तुम्हारा K Q नॉट है वो आ गए बाहर, है ना, क्योंकि कांस्टेंट है। और ये R1 से R2, और ये क्या हो गया तुम्हारा 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, है ना। अब अगर आप लोग जानते हो, है ना, तो आप लोगों को पता है इंटीग्रेशन के केस में क्या होता है, जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा इट मे बी थोड़ा डिफिकल्ट हो, है ना, लेकिन मैं थोड़ा इधर साइड में लिख देता हूँ तो आप लोग थोड़ा इसको समझ जाना कि जब भी मुझे इंटीग्रेट करना रहता है x की पावर n dx को, है ना बेटा, तो उसका फॉर्मूला ये रहता है ना, उसका फॉर्मूला ये रहता है कि मुझे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि x की पावर जो है उसको +1 कर देता हूँ, है ना, x की पावर जो है वो +1 कर दूंगा, और डिनोमिनेटर में ये n+1 लिखा जाता है ना। तो ये होता है मेरा क्या करने का, इंटीग्रेट करने का तरीका, ठीक है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आप 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन रट लो, -1 अपॉन आर सबसे ज़्यादा बेस्ट है ना। वो तो मैं तुमको बता रहा हूँ कैसे। अब देखो ये हो गया तुम्हारा W, है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा K Q नॉट, ठीक है भाई। अब इसको लेके गए तुम ऊपर, है ना। अभी तो मैं तुमको पहली बार में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, रीजन क्या है, क्योंकि तुमको लोगों को अच्छी तरीके से समझाना है मुझे, इस वजह से, है ना। तो ये ऊपर लेके गए हम लोग, देखो ये हो गया आर इनवर्स स्क्वायर, है ना, ये हो गया डी आर। अब मैंने क्या कहा था कि तुम लोग क्या करोगे, है ना, इसकी पावर +1 से बढ़ा दोगे, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा के, अरे यार जस्ट मिनट भाई, K Q नॉट, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा, देखो R की पावर -2 + 1, और नीचे भी क्या आ जाएगा -2 + 1। तो ये फाइनली तुम्हारी लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ तक है बेटा, R1 से R2 तक, ठीक है। अब आप लोगों को पता है W इज इक्वल्स टू ये -2 + 1 कितना हो जाएगा, माइनस, तो ये माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये K Q नॉट हो गया, है ना भाई। और ये था तुम्हारा R इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा R इनवर्स, जिसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन आर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, है ना। ये जो है ये -2 + 1 कितना R इनवर्स होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने इसे लिखा 1 अपॉन आर, और अब मैं लिमिट लिखने वाला हूँ R1 से R2। आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला फॉर्मूला होता है, तो W इज इक्वल्स टू माइनस K Q नॉट, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन R2 माइनस R1, है ना। बोलो होगा कि नहीं होगा, बोले हाँ सर होगा। और अगर मैं इसको थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके लिख दूं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, W इज इक्वल्स टू K Q नॉट, है ना। मैंने माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। सो भाई मेरे ये तुम्हारा, है ना, वर्क का फॉर्मूला रहने वाला है ना, जो तुम लोगों को बहुत काम आने वाला है ना। सो ये मैंने तुम्हें
अभी इस वजह से समझाया ताकि बाद में तुमको कोई परेशानी ना हो। अब बस इसमें इतना सा ध्यान तुम रखना है ना कि R1 तुम्हारा यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है, R2 तुम्हारा यहाँ पे फाइनल पोजीशन है ना, बस इतना सा तुमको दिमाग में रखना है ना। बाकी इस वाले फॉर्मूले से है ना तुम किसी भी टाइप का है ना किसी भी टाइप का वर्क निकाल सकते हो, चाहे तुम्हारे दो सेम टाइप के चार्जेस हुए है ना। देखो अगर दो सेम टाइप के चार्जेस हुए तो प्लस प्लस हुए तो भी पॉजिटिव ही आना है ना, माइनस माइनस हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना, तो उस केस में तुम्हारा कुछ होना नहीं है। और प्लस माइनस हुआ है ना तो उस केस में तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, सो ये वाला जो फॉर्मूला है ना इसको तुम हर जगह यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको तुम हर जगह यूज कर सकते हो है ना, तुमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। और वैसे भी है ना यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है बेटा है ना वो आप लोगों का डायरेक्शन को शो करता है। और मैंने आपको बताया ना कि फिजिक्स वाले माइनस का बड़ा खूबसूरती के साथ यूज करते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा है ना। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट बात और मैं तुमको बता दूं कि जैसे तुम्हारा है ना, जैसे तुम्हारे दो चार्ज पॉइंट चार्जेस थे है ना, जैसे तुम्हारे ये जो 2 पॉइंट चार्ज थे ना, ये वाला ये पॉइंट चार्ज था, एक ये यहाँ पे रखा हुआ था, दूसरा यहाँ पे रखा हुआ था है ना। तो भैया इसको यहाँ तक है ना, यहाँ तक लेके जाने वाला कौन था है ना, कौन लेके जाने वाला था है ना, मैं लेके जाने वाला था। मैं कौन हूँ, हु एम आई है ना, कौन हूं मैं, एक्सटर्नल एजेंट है ना। तो ध्यान रखिएगा कभी अगर तुम लोगों को एक्सटर्नल एजेंट का वर्क कैलकुलेट करना पड़े है ना, तुमको अगर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क कैलकुलेट करना पड़े, सो जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होता है ना बेटा, इट विल बी, कैसे कैलकुलेट करोगे है ना, पूरा का पूरा प्रोसेस तुमको वही रखना है ना। तो जो तुम्हारा है ना वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है ना, जो तुम्हारा वर्क डन बाय है ना, वर्क डन बाय ठीक है एक्सटर्नल एजेंट है ना, मैं कौन हूँ है ना, हम लोग कौन है, एक्सटर्नल एजेंट है ना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर निकालना हो सो इट विल बी माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना फोर्स। ध्यान रखिएगा ना, जो भी आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो ना, जो भी आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो है ना, उसके साथ में नेगेटिव साइन लगा दो तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इट विल बी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है ना, कि तुमने कितना काम किया वो तुम अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो। सो आई होप ये वाली कहानी तुमको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी है ना, और किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम तुम्हारे साथ नहीं रहा होगा है ना। ये मैं तुमको बताऊंगा कि ये वाला जो डेरिवेशन है ना वो तब तुमको कितना काम आने वाला है। ठीक है, हर पॉइंट पे तुमको जो है ना मतलब हर केस में तुमको जो है ये चीज़ हेल्प करेगी। ठीक है, तो इस वजह से मैंने तुमको पहले इसको एक्सप्लेन कर दिया। सो आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम लोग हमारे मेन टॉपिक की तरफ है ना, जो हमारा मेन चैप्टर है ना। तो भाई हम लोगों का जैसे चैप्टर का नाम तुमने पढ़ा होगा है ना, क्या नाम है, कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा, नहीं अभी नहीं आ रहा है ना। तो भैया हमारा है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग है ना। तो सर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना। तो ये पोटेंशियल वर्ड जो है ना वो तुम लोगों ने कहीं ना कहीं 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में थोड़ा बहुत है ना, कि ये पोटेंशियल क्या होता है ना। तो कुछ भी आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको ये बताता हूँ है ना कि एक्चुअल में पोटेंशियल होता क्या है। देखो तुमने अक्सर अपने आसपास है ना, जैसे मान लो तुम्हारा कोई एक फ्रेंड है, वो तुमसे उसकी वर्किंग एफिशिएंसी जो है वो तुमसे अच्छी है ना, तो एक वर्ड तुमने जरूर सुना होगा कि यार इसमें बहुत पोटेंशियल है ना। तो पोटेंशियल का सीधा सा मतलब होता है बेटा ताकत। क्या मतलब होता है, पोटेंशियल का सीधा सा मतलब होता है ताकत है ना, कि भैया आपकी इफिशिएंसी कितनी है ना। बोलते ना जैसे मान लो तुम्हारा कोई एक दोस्त है ना, वही वाली कहानी है, अच्छा स्कोर कर रहा है ना, उसके मार्क्स बहुत अच्छा आ रहे हैं, तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे, बोले यार इसमें पढ़ने का बहुत पोटेंशियल है यार। कोई गेम्स में अच्छा है तो क्या बोलेंगे यार, बोले इसमें बहुत इसके गेम्स मतलब आप लोग स्पोर्ट्स के फील्ड में इसका बहुत अच्छा पोटेंशियल है ना। तो सीधी सी कहानी ये है कि पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत है ना। अब अगर मैं तुमको और अच्छे से समझाऊं है ना, तो पोटेंशियल की कहानी देखना क्या होता है ना। अब जैसे मान लो तुम लोगों ने एक मूवी देखी होगी है ना, मैं थोड़ा सा उस मूवी का नाम मिस कर रहा हूँ, मेरे पास इमेज है उसकी है ना, देख के बता पा रहे हो क्या है ना, कौन सी मूवी है जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ना। ये तो बड़ी फेवरेट होगी तुम्हारी है ना, मतलब ये एक मूवी है, अच्छा था बागी, आई थिंक, हाँ बागी या है ना। सो यहाँ पे तुम लोगों ने ये देखा होगा कि ये जो तुम्हारा विलन होता है ना राघव है ना, ये लास्ट में क्या करता है, श्रद्धा कपूर को किडनैप करके लेके चला जाता है ना, और इसे टॉप फ्लोर के बिल्डिंग पे जाके है ना स्टे करवाता है ना। अब ये टाइगर श्रॉफ भाई साहब जो है ना,
अपने कुंफू मास्टर, है ना, और इसको छुड़वाने के लिए आते हैं, है ना। तो ये चीज़ तुमने देखी होगी कि जब ये, है ना, जो अपना टाइगर श्रॉफ है ये मार्केट में घूमता रहता है ना, तो इसको किसी टाइप का कोई वर्क ही नहीं करना पड़ता, है ना, मतलब आराम से घूम रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। लेकिन जैसे ये राघव की बिल्डिंग में इंटर हुआ, है ना, जैसे ये राघव की बिल्डिंग में इंटर हुआ, है ना, तो धीरे 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 मान लो श्रद्धा कपूर जो है वो इधर टॉप फ्लोर पे है ना। तो अब क्या हो रहा कि जैसे जैसे, है ना, ये इस बिल्डिंग के पास आता जाएगा ना, तो अब इसको अपना पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, है ना। पहले इसकी किसी एक या दो बंदों से फाइट होगी, फिर अंदर गया तो और बंदों से फाइट हुई, फिर लास्ट में गया तो और ज्यादा, और जैसे जैसे, है ना, जैसे जैसे ये श्रद्धा कपूर जहां पे इसने श्रद्धा कपूर को किडनैप करके रखा था, है ना, वहां पे जाता है ना, तो मतलब इसको इसके साथ फाइट करने के लिए, राघव के साथ फाइट करने के लिए जबरदस्त पोटेंशियल लगाना पड़ता है ना। मतलब जितना ज्यादा, है ना, जितना ज्यादा ये उस फील्ड के पास जाता है ना, जितना ज्यादा ये उस फील्ड के पास जाता है, मतलब राघव ने जहां पे किडनैप करके इसको रखा, उतना ज्यादा इसको क्या करना पड़ता है, अपने अंदर पोटेंशियल लेके आना पड़ता है ना। बस वैसे की वैसी कहानी तुम्हारी कुछ पोटेंशियल के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग। तो भैया सबसे पहले, है ना, ये पोटेंशियल होता क्या है भाई मेरे, है ना, क्या होता है पोटेंशियल। देखो सीधी सी कहानी, डेफिनेशन बिल्कुल प्यारी, है ना, हंसती खेलती डेफिनेशन है कि जैसे मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब 10th क्लास की बात बता रहा हूं मैं तुमको, कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप लोगों का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, पता है आपको, यहाँ पे अगर +q चार्ज रखा हुआ है ना, तो इसके कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ये जो कलर वाला देख रहे हो आप, है ना, ये क्या हो गया, मान लो इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है फील्ड। अब तुम लोग किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आते हो, है ना, मान लो ये तुम्हारा कोई पॉइंट चार्ज है ना, ये तुम्हारा कोई पॉइंट चार्ज है भैया, है ना, इसको कहाँ पे लेके आए तुम, इन्फिनिटी पे लेके आए, ठीक है। अब पता चला कि जब तुम इसको इन्फिनिटी से लेके आते हो ना, तो बताओ मुझे ये यहाँ पे अगर रखा हुआ है ना, अभी ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ना, कहाँ पे रखा हुआ है, ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो बताओ आप लोगों को कोई मेहनत करनी पड़ रही है क्या, कोई मेहनत करनी पड़ रही है क्या, कोई मतलब नहीं है ना, बिल्कुल फ्री है, कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा। लेकिन मेरे भाई, लेकिन जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके फील्ड में लेके आते हो, है ना, तो पहली बार जहां से, है ना, इसका एरिया, इसका फील्ड स्टार्ट होता है ना, पहली बार आपको जो है वहां पे फोर्स लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो ये भी पॉजिटिव है, तो अपोजिट नेचर के कारण क्या करेगा, ये इसको अंदर ही नहीं आने देगा, है ना। तो मान लो इस वाले पॉइंट पे पहली बार आपको इसको अंदर करवाने के लिए लगाना पड़ा, है ना, तो आप लोगों को कितना पोटेंशियल लगाना पड़ा, 10 वोल्ट। अब मैं थोड़ा स्पीड में चलूंगा क्योंकि पता है तुमको वोल्ट जो है उसका ऐसा यूनिट है ना। अब तुम इसके और करीब गए भैया, और करीब गए, तो बताओ तुमको कितना पोटेंशियल लगाना पड़ा, 20 वोल्ट, है ना। और करीब गए, है ना, तो कितना लगाना पड़ा, 30 वोल्ट, है ना। और जैसे जैसे तुम क्या कर रहे हो, इस वाली डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हो, है ना, तो तुमको क्या करना पड़ रहा है, और ज्यादा वर्क लगाना, मतलब और ज्यादा तुम्हारा वर्क बढ़ाना पड़ रहा है ना बेटा, वर्क बढ़ाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि तुम्हारा जो फोर्स है ना वो कांस्टेंट नहीं है ना, तुम्हारा जो वर्क है ना वो कांस्टेंट नहीं है, वो क्या हो रहा है, वो वेरी कर रहा है ना। मतलब पहले वाले पॉइंट पे कुछ और था, फिर उसके बाद कुछ और है, फिर उसके बाद कुछ और है, फिर उसके बाद कुछ और है, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और देखी होगी तुमने कि भैया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इधर आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना। कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा है, जस्ट अ मिनट, ये आ रहा है और जस्ट अ मिनट भाई, है ना, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, कैमरा ही हटा देता हूँ, 1 मिनट रुको, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, चलो हटाओ, ठीक है, क्या करना है ना, चलो ठीक है। तो इतनी चीज तुमको समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे देखो कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो किधर होगा, आउटवर्ड, है ना, और तुम्हारा जो पोटेंशियल है ना वो किधर है, इधर की साइड में। ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो आपका जो पोटेंशियल होता है ना वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है। क्या होता है बेटा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है। तो ये कहानी तुमको समझ में आई होगी। तो क्या क्या डेफिनेशन है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, तो कहां से लेके आ रहे हो भैया, इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन, है ना भैया जी, ये ना हमको जिस भी पर्टिकुलर लोकेशन पे है ना वहां की वैल्यू बताती है ना। अब उसके बाद में आपका फॉर्मूला सिंपल सा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि V इज इक्वल टू कितना होता है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या होता है बच्चा पार्टी मेरा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। और इसका जो यूनिट होता है ना बेटा, इसका यूनिट क्या होता है, जो आप लोगों का यूनिट होता है वो ऐसा यूनिट होता है इसका वोल्ट, है ना। तो आई होप यहाँ तक की कहानी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो व्हाट इज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट किसको बोलेंगे, है ना। तो देखो, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मान लो, है ना, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास 1 कूलम का एक चार्ज है ना, तुम्हारे पास 1 कूलम का एक चार्ज है ना,
उसको लाने में तुमको कितना काम करना पड़ा, 1 जूल का। कितना काम करना पड़ा, 1 जूल का, ठीक है, कितना काम करना पड़ा, 1 जूल का। सो when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of electric charge from one point to other, है ना, is known as 1 volt। तो इसको क्या बोला जाता है बेटा आप लोगों का, 1 वोल्ट बोला जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो पोटेंशियल क्या हुआ, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड या उस रीजन तक लाने में जो वर्क होता है उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया है ना भैया, ये तो जो है तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर आ गया है ना। अब तुमको यहाँ पे एक पॉइंट से, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जितना वर्क करना पड़ता है ना, जितना वर्क करना पड़ता है ना, उसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। और ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है जिसके कारण, है ना, अभी तुम आगे पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना। अच्छा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर मैं तुमको बताऊं, है ना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर मैं तुमको बताऊं यहाँ पे, है ना, तो जैसे मान लो मेरे पास जो है ना ये कुछ ऐसा एक टब है ना, ऐसा कुछ टब है, ये ऐसा कुछ टब है ना, और इसमें मेरे पास कुछ वाटर रखा हुआ है, कुछ पानी भरा हुआ है भाई, है ना, ये पानी भरा हुआ, अरे यार ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, जो वाटर का लेवल है, ठीक है भाई, जो वाटर का लेवल है ना, वो यहाँ पे है कुछ ऐसा, ठीक है, ये जो वाटर का लेवल है वो है कुछ ऐसा, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास ये यहाँ तक वाटर भरा हुआ है, बोलो, है ना, और ये दूसरे वाले में यहाँ तक भरा हुआ है ना। तो ये वाटर जो है तुम ही बताओ, है ना, किधर से किधर फ्लो होगा, ये ना, ये यहाँ से यहाँ इधर की साइड फ्लो होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे, कहाँ पे भाई मेरे, हायर पोटेंशियल पे, और ये कैसा है, ये इसका लोअर पोटेंशियल है ना, लोअर पॉइंट है। सो हमेशा जो पोटेंशियल फ्लो होता है वो किधर से किधर होता है बेटा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये बात ध्यान रखना। और इसी, है ना, इसी डिफरेंस के कारण जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो ध्यान रखना, दो, एक फील्ड हो गया, उसके बीच में जो तुम्हारे दो पोटेंशियल के जो पॉइंट्स है ना, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि यहाँ पे ये एक जगह जो तुम्हारा 25 वोल्ट है, दूसरी जगह तुम्हारा 10 वोल्ट है, इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस निकालो तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 10 विच इज 15 वोल्ट, है ना। सो दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा इतनी कहानी मैंने तुम लोगों को बताई, है ना। अच्छा टाइम ज़्यादा तो नहीं हो गया, है ना, थोड़ा सा, ओके, बस हम लोगों का क्लास फिनिश होने ही वाला है, ओके फाइन। चलिए आगे चलें। सो 2 से 3 इंपॉर्टेंट बातें और मैं तुमको बता दूं। सो भाई ध्यान रखना, अब बात करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। इसका मतलब क्या होगा, है ना। देखो भैया तुम्हारा कंजर्वेटिव वर्ड का मतलब तुम लोगों ने सुना होगा, है ना। क्या होता है कंजर्वेटिव का मतलब, कंजर्वेटिव का मतलब मैं तुमको यहाँ पे अगर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ, मान लो तुम्हारे पास ये पानी की टंकी है ना, ये पहले दिख रहा है, ये पानी की टंकी है ना। अब ये पानी की टंकी में पानी चढ़ाते वक्त तुम अगर मान लो तुम सीढ़ियों से पानी लेके गए, है ना, तुम सीढ़ियों से पानी लेके गए, ठीक है भैया, है ना, पानी लेके गए, तुमने इसको फील किया, है ना, या फिर मान लो तुमने कोई पाइप लिया, है ना, और उससे पानी को फील किया, है ना, मान लो कोई पाइप लिया और उससे इस पानी को फील किया, ठीक है भैया, या फिर हो सकता है हेलीकॉप्टर के थ्रू, है ना, तुम लोगों ने क्या किया, इसको जो है इसको कंप्लीटली इसको फुल करवाया। लेकिन क्या हुआ ना कि जब यहां से हम लोग इस वाटर को, है ना, हमारे यूज के लिए लेके जाएंगे भैया, हमारे यूज के लिए लेके जाएंगे, है ना, तो यहां पे ग्रेविटी जो है तुम्हारे हर टाइप के किए हुए वर्क के ऊपर डिपेंड नहीं करती, है ना, वो उसी फोर्स से, है ना, उसी एक्सीलरेशन से वाटर को अपनी तरफ खींचेगी जैसे उसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है ना। तो यहाँ पे, है ना, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि बेचारा जो है सीढ़ियों पे चल के गया, है ना, या फिर उसने जो है खर्चा करके एरोप्लेन से पानी भरवाया, है ना, या फिर हाथ में लेके चढ़ा, है ना, कोई मतलब नहीं होता उसको। मतलब इसका जो आप लोगों का, है ना, क्या लिखा है कि वर्क डन अगेंस्ट इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, है ना, इसके पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, है ना। मतलब ग्रेविटी का जो वर्क है ना बेटा डाउनवर्ड, है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, तुम्हारे पानी को लेके जाने के ऊपर डिपेंड नहीं करता, है ना। एक एग्जांपल और ले लो, जैसे मान लो तुम्हारा कहीं कोई अच्छा टॉप फ्लोर है ना, जैसे देख पा रहे हो टॉप फ्लोर है, अब हो सकता है वो फ्लोर पे, है ना, तुम लोग जो है, ठीक है, सीढ़ी से चढ़ के गए, है ना, या फिर मे बी पॉसिबल तुम जो है किसी और माध्यम से गए, है ना, लेकिन जब लिफ्ट
तो ऊपर से नीचे आती है या फिर तुम डायरेक्टली ऊपर से नीचे जंप करोगे, है ना। तो बताओ जब तुम ऊपर से नीचे कूदोगे, हालांकि कूदना मत, है ना, तो कूदते वक्त, है ना, ग्रेविटी को ये पता है क्या कि बेचारा बहुत मुश्किल से सीढ़ियां चढ़ के गया था, है ना, तो इसको होले होले धीरे धीरे इसको नीचे लेके आओ, ऐसा ग्रेविटी करेगी क्या? नहीं करेगी ना। सो इसलिए बोला जाता है कि ये तुम्हारा पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और जो चीजें पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती दैट आर कंसिडर्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स, उसको क्या बोला जाता है बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स। आई होप ये वाली कहानी भी तुमको समझ में आई होगी। चलिए फटाफट लास्ट के कुछ पॉइंट डिस्कस कर लें कि इट इज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मैंने तुमको बताया, है ना, इसके पहले देखा था तुम लोगों ने कि भैया देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन ये है ना, और अब तुम्हारा पोटेंशियल जो है उसका डायरेक्शन इधर है, तो उसके अगेंस्ट जो डायरेक्शन होती है उसमें ये क्या होता है? इंक्रीज होता है, और सेम डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। तो ध्यान रखना, इट इज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो डिक्रीज होगा। दूसरी बात नेक्स्ट कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों बोला मैंने इसको? जैसे कि देखो मान लो मेरे पास जो है ना, मान लो मेरे पास जो है ये एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे मुझे जो है ना ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है ना, अब इसका अपना कोई एक फील्ड होगा, है ना, इसका अपना कोई एक फील्ड होगा, है ना। अब एक बात बताओ, अगर इस क्यू चार्ज को, है ना, मैं यहाँ से लेके आऊं तो भी मुझे उतना ही काम करना पड़ेगा, ऐसे घुमा घुमा के मैं यहाँ पे लेके आऊं तो भी मुझे उतना ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे घुमा घुमा के यहाँ तक लेके आऊं तो भी मुझे उतना ही काम करना पड़ेगा, है ना। यानी कि मेरे किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, अब पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इस वजह से क्या बोला जाता है बेटा? इट इज स्केलर क्वांटिटी, इसका उससे कोई लेना देना है नहीं। हाँ, बट पोटेंशियल ग्रेडियंट आगे आएगा, बताऊंगा मैं तुमको, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको क्या बोला जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। चलिए अब पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है जिसके कारण क्या होता है? तुम्हारा चार्ज फ्लो होता है। उसके बाद नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ध्यान रखिएगा, जैसे जो नेगेटिव चार्ज है तुम्हारे जो है ये कोई कंडक्टर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है, तो जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज होता है ना बेटा, वो हमेशा ध्यान रखना, वो हमेशा लोअर टू हायर पोटेंशियल मूव करेगा। किधर मूव करेगा? लोअर टू हायर पोटेंशियल मूव करेगा। एंड पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर आपका पोटेंशियल, तो ये जो होगा ये आपका किधर से किधर मूव करेगा? हायर टू लोअर पोटेंशियल मूव करेगा। आई होप आज की कहानी तुमको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सबसे पहले मैंने तुमको ये सिखाया कि हम लोग जो है ना वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट केसेस में, है ना, थोड़ा 9th क्लास के बारे में बताया, 11th के बारे में बताया, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है वो देखा। फिर उसके बाद में, है ना, अगर बिना क्या बोलते हैं अपना, बिना उसकी वेलोसिटी को बढ़ाए, है ना, एक कांस्टेंट रेट से अगर मैं उसको मूव करवाता हूं तो मैं उसका वर्क कैसे कैलकुलेट करता हूं, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने फाइनली देखा, है ना। हम लोगों ने ये देखा कि आप लोगों का एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क है वो कैसे निकालते हैं। फिर हम लोगों ने ये देखा पोटेंशियल क्या होता है, फिर हम लोगों ने ये देखा 1 वोल्ट क्या होता है, फिर हम लोगों ने ये देखा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और फाइनली हम लोगों ने कंजर्वेटिव फोर्स को पढ़ते हुए, है ना, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। सो आई थिंक आज टाइम हो गया है इनफ, है ना। सो अभी हम लोगों का क्लास हम लोग आज यहीं ओवर करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक जो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप लोगों ने ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से अटेंड किया है ना, सो आप लोगों का आगे जाने वाला जर्नी बहुत अच्छा है। ओके, डोंट मिस इट। और ध्यान रखो, अब तो पता है तुमको, जैसे मान लो तुम्हारा Q1 जो चार्ज है ना, वो 1 माइक्रोकूलाम है ना, Q2 जो चार्ज है ना, वो तुम्हारा 2 माइक्रोकूलाम है, ठीक है। और मान लो ये दोनों जो है पहले एक दूसरे से 2 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए थे, अब तुम इन दोनों की R1 डिस्टेंस मान लो, है ना बेटा, ये R1 डिस्टेंस मान लो, और अब तुम इनको 4 मीटर पे रखना चाहते हो, ये तुम्हारा R2 डिस्टेंस हो गया। तो बताओ इसकी हेल्प से तुम लोग वर्क कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है ना। सो थैंक यू सो मच आज का लेक्चर अटेंड करने के लिए। कल हम लोग इससे नेक्स्ट वाली चीज़ पढ़ेंगे, और आप लोगों के सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को हम लोगों का जो मेहनत है वो पसंद आ रहा है, सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बस यही आपका प्यार, यही आपका सपोर्ट हम लोगों को मोटिवेट करता है नए वीडियोस बनाने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री महाकाल। हैव अ नाइस डे एवरीवन।